हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव्स पर। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। तो बीएसटीसी डीएलएड जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी ये समय। इस समय में आपको अपने सब्जेक्ट को तैयार कर लेना चाहिए ताकि आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, जैसे आपके लिए रीट का एग्ज़ाम फोकस करता है, तो बीएसटीसी वालों के लिए ये रीट का एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है और इसी की भी तैयारी आपके सेकंड ईयर के साथ साथ भी आपको कंटिन्यू करनी होती है। तो आप उसमें समय दोगे तो आपके बीएसटीसी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी कभी भी आ सकते हैं, तो आप उनकी तैयारी अचानक से कर नहीं सकते। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको शॉर्ट एंड स्वीट रूप में आपको हस्तलिखित और प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, नोट्स का वीडियो मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही कम समय में अच्छी खासी तैयारी करने का एक ज़रिया होगा। तो इसी सिलसिले में स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपकी जो पहली बुक होती हैं, पहला प्रश्न पत्र होता है, वो होता है बच्चे और सीखना से संबंधित अध्यायों से। बच्चा और सीखने से संबंधित एक आपकी किताब है, बच्चे और सीखना पहली किताब है, जिसमें कुछ इकाइयाँ बंटी हुई हैं, जिसमें पहली इकाई है सीखना। तो ये सीखना जो इकाई है ये आपके 10 नंबर की कवर करती हैं। कितने नंबर दोस्तों? 10 नंबर कवर करती हैं ये सीखना वाली इकाई। आपके ये एग्ज़ाम होगा 70 नंबर का, तो 70 नंबर में से आपके ये एक इकाई 10 नंबर को कवर करेगी। तो इस इकाई से संबंधित महत्वपूर्ण जो जो प्रश्न अच्छे लगे मेरे को, उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। ये हस्तलिखित नोट हैं दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जो इसमें सीखना इकाई है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो पहला प्रश्न है कि ज्ञान का अर्थ स्पष्ट करो। तो इसमें ये जो ज्ञान का अर्थ स्पष्ट करने वाला जो क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं, देखिएगा दोस्तों। तो ज्ञान से अभिप्राय किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जानकारी रखना है। क्या है? ज्ञान से अभिप्राय किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जानकारी रखना है। आध्यात्मिक अर्थ में ज्ञान शब्द को संपन्न ब्रह्मज्ञानी आदि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जो आध्यात्मिक अर्थ होता है किसी शब्द का, आध्यात्मिक अर्थ, उसमें क्या होता है दोस्तों कि ज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ज्ञान शब्द को संपन्न ब्रह्मज्ञानी आदि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। आगे देखो, अगर हम ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को ज्ञान हो गया है, तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि उस व्यक्ति को उस सर्वशक्तिमान, उस परमपिता परमात्मा से मिलाप हो गया है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि उस अमुक व्यक्ति को ज्ञान हो गया है, तो हमारा तात्पर्य यहाँ होता है कि उस व्यक्ति को उस सर्वशक्तिमान, उस परम पिता परमेश्वर से मिलाप हो गया है। सामान्य अर्थ में हम जानकारी शब्द का प्रयोग भी ज्ञान के लिए करते हैं। जानकारी होना भी सामान्य अर्थ में हम प्रयोग करते हैं ज्ञान के लिए। तो दोस्तों, तो ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है दोस्तों। ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो ज्ञा धातु से शब्द बना है, संस्कृत की ज्ञान शब्द जो है संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है, ये तो स्पष्ट हो गया यहाँ पर। तो जिसका प्रयोग जानना, टू नाउ, किसके लिए किया जाता है दोस्तों? जानना अर्थात टू नाउ अर्थ में किया जाता है। किसका? ज्ञान का। तो अंग्रेजी में इसका समानांतर शब्द क्या है दोस्तों? नॉलेज इसका समानांतर शब्द है। नॉलेज क्या शब्द है दोस्तों? नॉलेज इसका समानांतर शब्द है। तो आपको ये ज्ञान को परिभाषित करते वक्त ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर क्या है कि इस शब्द का प्रयोग भी जानने के लिए ही किया जाता है। जो ये नॉलेज शब्द है, इस शब्द का प्रयोग भी जानने के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार से ज्ञान शब्द का प्रयोग हम जानकारी के लिए करते हैं। तो आगे देखो कि शब्दकोश के अनुसार ज्ञान के अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, शब्दकोश के अनुसार ज्ञान शब्द के जो भी अर्थ हैं या जो भी अर्थ लगाए जाते हैं, उनको इस प्रकार डिवाइड किया गया है। सूचना, इन्फॉर्मेशन, जो सूचना होती है उसको भी ज्ञान के रूप में परखा जाता है, ज्ञान के रूप में प्रयोग किया जाता है, ज्ञान के अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर सीखना, लर्निंग, क्या दोस्तों? इन्फॉर्मेशन के बाद में लर्निंग। लर्निंग भी एक तरह से सीखने में, या अर्थात हम ज्ञान के अर्थ को एक्सप्लेन करने के लिए सीखना अर्थात लर्न को भी यूज करते हैं। जो ज्ञात हैं, थर्ड क्या है? थर्ड इसमें है जो ज्ञात हैं, जो हमें पता है, विच इज नॉन, जो हम जानते हैं, जो हमें ज्ञात हैं, उसको भी हम ज्ञान के अर्थ को एक्सप्लेन करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें विश्वास, बिलीव, कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस भी एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान के अर्थ को प्रकट करने के लिए हम कभी कभी यूज करते हैं। ये शब्दकोश के अनुसार है दोस्तों। पांचवा क्या है आपके, पांचवा है प्रकाश होना। पांचवा है प्रकाश होना, एनलाइटमेंट। ये भी ज्ञान के अर्थ को बयां करता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको अच्छे से लाभ मिलेगा, अन्यथा इस वीडियो को स्टार्ट करने का आपका कोई भी चरितार्थ नहीं है या आपके कोई भी अर्थ नहीं निकलने वाला है। तो अगला देखो कि ज्ञान प्राप्ति के कुछ विभिन्न तरीके या साधन होते हैं, उसको इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न तरीके या साधन कौन कौन से हैं ये हमें देखना है इसमें। तो ज्ञान प्राप्ति के जो विभिन्न साधन हैं उनमें 3 साधन प्रमुख हैं, जैसे अवलोकन, संवाद और प्रयोग। किसी चीज़ का अवलोकन करके या किसी चीज़ पर वार्तालाप संवाद करके या किसी चीज़ में प्रयोग करके, प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके हम उस चीज़ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके कुछ अन्य तरीके या साधन भी हैं, देखो। तर्क करना, समीक्षा, बातचीत करना, चिंतन एवं परिवेश में भाग लेना, अभिव्यक्ति के तरीके खोजना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन के तरीके खोजना, किसी भी चिंतन एवं परिवेश में भाग लेना, बातचीत करना, समीक्षा करना, तर्क करना, ये आपके ज्ञान प्राप्ति के साधन हो गए। आपसे अगर प्रमुख साधन पूछा जाए छोटा क्वेश्चन तो आपको इतना ही लिखना है, अवलोकन, संवाद और प्रयोग। ये आपको ऑप्शन देके भी पूछ सकता है, इन तीनों में से कोई एक दे दे और पूछ ले ज्ञान प्राप्ति का साधन कौन सा है, या इन तीनों में से ये दे के नीचे से दे दे उक्त सभी, तो आपको पूछ ले कि ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो ये हो गया ज्ञान प्राप्ति के साधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर कि आप जब आपके विद्यालय में आप टीचर बनते हो तो आपके विद्यालय में स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों को किन किन क्षेत्रों में समझ होती है। जो आपके विद्यालय में जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, उन बच्चों को किन किन क्षेत्रों में समझ होती है। तो बच्चों को क्या होता है, भाषा का ज्ञान होता है, क्योंकि वो स्कूल में आने से पहले अपने परिवार, समुदाय और दोस्तों के साथ रहते हैं, घर परिवार वालों के। तो वहाँ पर उनको मातृभाषा के कुछ शब्दों का ज्ञान होता है। तो ये उनका विद्यालय आने से पूर्व क्या हो गया, भाषा का ज्ञान हो गया उनका थोड़ा बहुत। फिर परिवार व समुदाय की भी पहचान हो या समझ होती है, उनमें रिश्तों की कि कौन किसका क्या है, माता पिता, भाई बहन, प्रेम, सौहार्द, स्नेह, इनकी भी उनको सामान्यतः जानकारी होती है, परिवार व समुदाय के बारे में भी। फिर है कि परिवेश की समझ, तो परिवेश में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उनका क्या क्या प्रयोग हैं, क्या क्या यूज हैं, वो कहाँ कहाँ किस प्रकार व्यवस्थित हैं, या परिवेश प्रकृति की क्या घटनाएं होती हैं, उनसे भी परिचित होते हैं बालक, वो उनके बारे में भी समझ जानते हैं। फिर हैं कि आकृतियों व आकार की समझ, कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी मोटी है, कौन सी पतली है, या कौन सी चीज़ किस प्रकार की आकार में है। तो इसका भी नॉलेज उनको बच्चों को वो सामान्यतः अपने परिवेश से देखकर ग्रहण कर लेते हैं। फिर अगला है कि वजन, वेट की समझ होती है, नॉलेज ऑफ वेट। तो किस चीज़ में कितना ज़्यादा भार होगा, कौन सा भार कम भार वाली वस्तुएं हवा में उड़ सकती हैं, इस प्रकार का नॉलेज भी वजन की समझ के आधार पर बच्चों के अंदर विद्यालय प्रवेश से पहले ही होता है। फिर है कि टेक्नोलॉजी, तकनीकी ज्ञान क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। ये तकनीकी ज्ञान बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले होता है, क्योंकि वे अपने घर परिवार में, समाज में जो टेक्नोलॉजी का यूज होते देखते हैं तो उसके बारे में जिज्ञासा रखते हैं, रुचि रखते हैं और उनके बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो विद्यालय आने से पहले भी तकनीकी का ज्ञान सामान्यतः रखते हैं, प्रवेश लेने से पहले भी। तो अगला प्रश्न देखो कि सीखने को प्रभावित करने वाले, ये तो ऊपर तो हो गए आपके कि बच्चा विद्यालय में आने से पहले क्या जानता है, क्या सीख चुका है, किन क्षेत्रों में जानकारी रखता है। फिर क्या विद्यालय में आ गया बच्चा, उसको हमें सिखाना है, तो उसको सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। बच्चे के सीखने के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां हैं या विपरीत परिस्थितियां हैं जो प्रभावित करती हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, अच्छे से, या उनको मतलब प्रोत्साहित करती हैं या फिर गिराती हैं। तो बच्चे का जो भी सीखना है ना, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है, व्यक्तिगत कारक और वातावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक हैं जो उससे पर्सनली जुड़े हुए होंगे, व्यक्तिगत कारक बालक से जुड़े हुए होंगे, जो सीखना चाह रहा है उसको सीखने को प्रभावित करने वाले कारक व्यक्तिगत पर्सनली बालक से जुड़े हुए होंगे। तो उसमें पहला कारक है आयु एवं परिपक्वता। बच्चा जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उस वैसे वैसे उसकी परिपक्वता बढ़ती है, सीखने के लिए परिपक्वता आवश्यक है, अनिवार्य है। और अगर किसी बालक में परिपक्वता या उस स्तर की, जिस स्तर की विषय वस्तु है उस स्तर की आयु नहीं है, तो वो बालक उस विषय वस्तु को नहीं सीख पाएगा। अगर मैच्योरिटी नहीं है तो वो भी नहीं सीख पाएगा। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य।
बालक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बालक कुछ सीखना चाह रहा है या कुछ सीख रहा है तो उसमें शारीरिक स्वास्थ्य उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो वो अच्छे से मन लगाकर पढ़ेगा, अच्छे से सीखेगा। और अगर वो शारीरिक रूप से बीमार है तो उसका पढ़ाई में मन कम लगेगा, उसमें शारीरिक कमजोरी होगी, उसके वजह से वो पढ़ाई में एकाग्रता नहीं ला पाएगा। फिर है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है दोस्तों? अभिप्रेरणा किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बालक के अंदर जो भाव होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो अभिप्रेरणा में होते हैं कि हमें वहाँ लक्ष्य तक पहुँचने पर ये प्राप्त होगा। उनको मतलब अभिप्रेरणा एक तरह से प्रोत्साहन हो सकता है, पुरस्कार हो सकता है, दंड हो सकता है, भय हो सकता है, प्रशंसा हो सकता है, निंदा हो सकती है। ये अभिप्रेरणा के तौर पर काम करता है। फिर है बालक में अभिक्षमता। कई बार हम देखते हैं बालक पूर्ण रुचि, पूर्ण मेहनत से कार्य करते हैं, फिर भी वो उस विषय वस्तु को नहीं सीख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो उसमें बालकों की अभिक्षमता अर्थात अभिक्षमता की जो कमी होती है उसके कारण वो नहीं सीख पाते हैं। और कई बालक अपनी अभिक्षमता के बलबूते पर बहुत ही कम प्रयास में किसी भी चीज़ को आसानी से सीख पाते हैं। फिर पांचवा जो व्यक्तिगत कारण है जो प्रभावित करता है सीखने को, वो है थकान व ऊबना। अब बालक किसी विषय वस्तु को अगर रुचि नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है तो बालक उस विषय वस्तु से ऊब जाता है। क्या होता है? ऊब जाता है। तो ये ऊबना और थकान, ऊबना व थकान भी सीखने को अच्छे से प्रभावित करते हैं। तो ये आपके व्यक्तिगत कारक हो गए जो सीखने को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं। तो वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो इसमें आपके परिवार का वातावरण है, विद्यालय का वातावरण है, विषय वस्तु है और सीखने की विधि। जो परिवार का वातावरण है, परिवार का माहौल है, वो भी सीखने को प्रभावित करेगा। अगर बालक को वहाँ पर हर कोई सपोर्ट करना है, परिवार का माहौल अच्छा है, परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सुदृढ़ है, अच्छी है, परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, परिवार में स्वस्थ लोग हैं, तो वो बालक को सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। फिर अगर विद्यालय का वातावरण, फिर है कि विद्यालय का वातावरण, अगर विद्यालय का वातावरण उचित, शांत, स्वच्छ और निर्भयपूर्ण है तो वहाँ पर बालक को सीखने के लिए मोटिवेट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। फिर है विषय वस्तु। जो विषय वस्तु बालक सीख रहा है वो विषय वस्तु भी सीखने को प्रभावित करती हैं। अगर वो विषय वस्तु रुचिपूर्ण और बालक के लिए जिज्ञासा वाली है तो वहाँ पर बालक अच्छे से सीख पाएगा। फिर है सीखने की विधि। तो अब इम्पोर्टेंट है कि सीखने की विधि भी सीखने को प्रभावित करती हैं। अगर आप अच्छी विधियाँ से सिखाओगे तो बालक अच्छे से सीखेगा, और अगर आपकी विधियाँ त्रुटिपूर्ण हैं, ये वातावरणीय कारक में आ गया, विधियाँ त्रुटिपूर्ण हैं तो आपका बालक वहाँ पर सीखने में कमी महसूस करेगा। तो ये हो गए सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक में हो गया आयु, परिपक्वता, शारीरिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, ऊबना, थकान। फिर हो गया वातावरणीय कारक में परिवार, विद्यालय, विषय वस्तु, सीखने की विधि। तो इस प्रकार ये सीखने को प्रभावित करने वाले कारक के एक चार्ट हैं जो आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रश्न आ सकता है, 6 नंबर का या इससे भी बड़ा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, तैयार कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में ज्ञान का निर्माण होता कैसे है। तो जो ये ज्ञान का निर्माण है, ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, ये भी जो छोटा प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ज्ञान का निर्माण बच्चों के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रवृत्तियों, विचारों के मिले जुले स्वरूप से होता है। तो ये अच्छा का प्रश्न है कि बच्चों में ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। तो ज्ञान का निर्माण बच्चों के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रवृत्तियों, विचारों के मिले जुले स्वरूप से होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आपका, ज्ञान मीमांसा की अवधारणा को स्पष्ट करना है आपको। ज्ञान मीमांसा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें ज्ञान मीमांसा दर्शन का वह भाग है, ये साइकोलॉजी से संबंधित है, दर्शन शास्त्र से। दर्शन का वह भाग है जो ज्ञान एवं जानने से संबंधित हैं। ये प्रश्न करती हैं कि सत्य क्या है तथा हम ये कैसे जानते हैं कि हम जानते हैं। सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रू, उस पर कैसे पहुंचा जाता है। ये जानकारी जिन विधियों द्वारा संभवतः मिलती हैं उन पर प्रकाश डालना ज्ञान मीमांसा का मुख्य प्रयोजन है। तो ज्ञान मीमांसा में क्या होता है कि जो हम जानते हैं वो सत्य हैं या हम कैसे जानते हैं, हम उस तक कैसे पहुँचे, ये जानकारी जिन विधियों द्वारा संभवतः हमें मिलती हैं उन पर प्रकाश डालना ही ज्ञान मीमांसा का मुख्य प्रयोजन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के बारे में सामाजिक धारणाएं, सामाजिक प्रचलन में क्या है सीखने के बारे में। तो देखिएगा, पहला इसमें पॉइंट है जो प्रचलित अवधारणा है वो है कि समाज में आम धारणा ये रही है कि बच्चे कुछ भी नहीं जानते, वे कोरी स्लेट होते हैं, वे बिना बड़ों की मदद के कुछ भी नहीं सीख सकते। इस धारणा के अंतर्गत बच्चों के सीखने को एक नियंत्रित प्रक्रिया के रूप में माना गया है तथा बच्चों के सीखने की स्वतंत्रता को नकारा भी गया है। ये तो थी प्रचलित धारणाएं।
और इसके विपरीत जो अभी परिवर्तित होकर जो धारणा प्रचलित है वो देखिएगा। इस प्रचलित धारणा में अब बदलाव आने लगा है। समाज में ये स्वीकारना शुरू किया गया है कि बच्चों में ज्ञान समाहित होता है और वे स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करते हैं और सीखते भी हैं। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। इसमें अपने को 5 पॉइंट तैयार करने हैं कि सीखने के बारे में जो सामाजिक धारणाएं हैं। दूसरा देखो, इसमें दूसरा क्या है कि जो प्रचलित धारणा है उसको देखो। एक धारणा के अनुसार ये माना गया है कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, उनमें कोई विविधता या नहीं होती और उनमें कुछ भी सिखाया जा सकता है। व्यक्ति कोई भी हो, उसके सीखने का तरीका पूर्व निर्धारित होगा। ये तो पहले की प्रचलित पुरानी धारणा है। अब आधुनिक परिवर्तित जो धारणा है वो देखो कि अब बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है, पहले नहीं दिया जाता था। उनकी सीखने की क्षमताओं को समझने में उनको व्यक्तिगत विभिन्नता को आधार माना जा रहा है। ये भी है। ये अभी परिवर्तित होकर आधुनिकता के साथ धारणाएं भी बदलती रही है। जो आगे तीसरा पॉइंट है उसमें प्राचीन धारणा क्या है कि महिलाओं और पुरुषों में सीखने की क्षमता तो अलग अलग होती हैं। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में सीखने की क्षमता अधिक होती है। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि महिलाएं और पुरुष बहुत कुछ खास कार्यों को ही करने में सक्षम हैं और कार्यों का ये विभाजन स्वाभाविक है क्योंकि उनकी क्षमता अलग अलग है। ये मान्यता हमारे समाज के जेंडर असमानता को व्यक्त करती हैं। इस रूढ़िबद्ध धारणा की छवि हम पुरुष और स्त्री द्वारा किए जा रहे कर्मों की प्रकृति का विश्लेषण करके देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो प्राचीन धारणा थी उसमें माना जाता था कि यह कार्य करने में पुरुष सक्षम है, ये कार्य करने में महिला सक्षम है और पुरुष जो है वो कुछ खास कार्यों को करने में सक्षम है। तो इसमें जो परिवर्तित होकर जो धारणा है वो धारणा ये है, ऑप्शन 3 में पॉइंट में देख रहे होंगे आप। ये मान्यता अभी भी हमारे समाज में बहुत हद तक व्याप्त है। लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर करना ये एक जीवंत उदाहरण है। ये जो जेंडर भेदभाव संबंधित धारणा थी इसमें भी अभी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। देख सकते हैं हम कि यहाँ पर धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है। कार्य क्षमता को लेकर पुरुष और महिलाओं के बीच में किए जा रहे विभेद के प्रति समाज का नजरिया बदल रहा है। अब हम महिलाओं को भी उन कार्यों को करते हुए देख सकते हैं जिसकी कल्पना हम आज के कुछ दशकों पहले तो कर ही नहीं सकते थे। जैसे सुरक्षा है, सेवा है, व्यवसाय है, इंजीनियर हैं, कंपनी है, प्रमुख आदि कार्यों में भी आजकल महिलाएं कार्य करती हैं। तो ये हमारे समाज की परिवर्तित धारणा हो गई। अब है चौथा पॉइंट जो सीखने से संबंधित धारणाओं का है, जिसमें सामाजिक धारणा यह थी कि सिर्फ किताबी ज्ञान को प्राप्त करना ही सीखना है। अतः सीखने के लिए मूलतः उन पर किताबों पर निर्भर होना चाहिए। अपने समुदाय और अनौपचारिक तरीके से सीखा गया ज्ञान वैध नहीं था। इस धारणा के कारण बच्चों में विद्यालय ज्ञान की क्षमता को बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाता है और विद्यालय के बाहर के ज्ञान को सीखने व समझने के प्रति हतोत्साहित किया जाता है। इसके विपरीत जो परिवर्तित सामाजिक धारणा है वो है इस प्रकार कि इस धारणा में भी बदलाव आ रहा है। विद्यालय ज्ञान को बच्चों के संदर्भगत ज्ञान से जोड़कर देखने पर बल दिया जा रहा है एवं इसके शिक्षण के अलावा अन्य पक्षों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यह हो गया चौथा पॉइंट आपके सामाजिक धारणाओं से संबंधित। 5वां पॉइंट देख लेते हैं। यह पॉइंट है किसी खास जाति वर्ग के लोगों में विशेष बौद्धिक क्षमता होती थी, ऐसी सामाजिक धारणाएं प्रचलित थी और कुछ जाति वर्ग बौद्धिक रूप से कम सक्षम वाला क्षमता वाला होता है। इस धारणा के द्वारा बौद्धिक क्षमता को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था, जिसके कारण कुछ वर्गों ने समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखा और कुछ वर्ग एकदम हाशिए पर चले गए। फिर 5वां पॉइंट देखो कि इस धारणा के आलोचनात्मक विश्लेषण से सामाजिक बदलाव आ रहा है। जाति वर्ग आधारित बौद्धिक क्षमता अब मान्य नहीं रही है। तो ये जो सामाजिक धारणाएं थी सीखने से संबंधित, इसमें ये स्पष्ट किया गया कि प्राचीन समय में क्या प्रचलित धारणा थी सीखने से संबंधित और इसमें धीरे धीरे क्या परिवर्तन व बदलाव आधुनिक समय में आए हैं उनको प्रस्तुत करना था। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए ये उपयोगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस यूट्यूब चैनल को ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले समय में आपको अच्छे वीडियो उपलब्ध करवाए जा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको BSTC से जुड़ी सभी किताबों के इसी प्रकार प्रत्येक का इकाई वाइज वीडियो मिलेगा और अच्छा सार संग्रह भी मिलेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।